नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। 24 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल मुकाबला जो 5 राज्यों में चल रहा है, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके परिणाम दोनों ही पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मान लिया जाए कि 5 राज्यों में 2 या 3 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है तो परिस्थिति क्या होगा? तब इंडिया गठबंधन में जो क्षेत्रीय सत्ता है, जो क्षेत्रीय दल है, वो कांग्रेस पार्टी पर दबाव नहीं डाल पाएगी। अगर परिणाम नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहा तो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी और पावरफुल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी और भी कई कड़े कदम उठाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। पिछला इतिहास को हम देखें तो 2018 में 5-0 हुआ था। 5 राज्यों में हार मिली थी नरेंद्र मोदी के पार्टी को। पिछले बार इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को हार मिला था। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं सरकार नहीं बना पाई थी। मिजोरम में 1-2 विधायक आ गए थे, उसके बाद मिजोरम नेशनल फंड को बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया और कहा कि हम सरकार में, लेकिन सरकार में नहीं थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर हुआ, 6 या 60 सीटों से बीजेपी चुनाव हार गई थी। राजस्थान में बीजेपी चुनाव हार गई थी। और जब मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं तो 2020 में कांग्रेस के विधायक टूटकर आए, तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी थी। 2018 का परिणाम देखिए तो वहां पर बीजेपी हार गई थी। मतलब पिछले बार 5-0 था, लेकिन इस बार बीजेपी कम से कम 2 राज्य तो जीत रही है। मध्य प्रदेश जीत रही है और राजस्थान जीत रही है। छत्तीसगढ़ में फाइट कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन चलिए साथियों, इस समय हम तेलंगाना के सियासत का एनालिसिस। तेलंगाना वो राज्य है जहाँ पर स्थापना काल से ही वहाँ के एक स्थानीय पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस का कब्जा है। लेकिन उस तेलंगाना में क्या इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और तेलंगाना में मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी का एक आरोप जो कांग्रेस पार्टी पर है, कर्नाटक सरकार तेलंगाना में कर रही है प्रभावित। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी खर्चों पर तेलंगाना के आसपास के राज्यों में अखबारों में तेलुगु भाषा में विज्ञापन छपाकर जो आचार संहिता है उसका नियम को, आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रही है। तेलंगाना के आसपास के इलाकों में तेलुगु भाषा में विज्ञापन छपाकर कहीं ना कहीं सरकारी खर्च का दुरुपयोग कर रही है। इस पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेते हैं इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर किधर जाएगा, आखिर मुस्लिम वोटर किस तरफ जाने वाला है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाती है कि तेलंगाना की सियासत में मुस्लिम वोटरों की जब हम बात करते हैं तो ओबीसी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ओबीसी ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ओबीसी 9 या 10 या 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, इससे ज़्यादा ओबीसी चुनाव नहीं लड़ते हैं। हैदराबाद के आसपास के या हैदराबाद में ही ओबीसी चुनाव लड़ते हैं, पूरा तेलंगाना में नहीं लड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ओबीसी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्लान ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बीआरएस से छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन, जो कि टीम इंडिया के कप्तान रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को एक मुद्दा बना लिया, लेकिन उधर कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने की प्रयास कर रही है। किसके पाले में मुस्लिम वोटर जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि तेलंगाना में आप मुस्लिम वोटरों की शक्ति से इस रूप में देख सकते हैं कि 29 सीट ऐसे हैं तेलंगाना में। 119 टोटल विधानसभा की सीटें 119 है, उसमें 29 सीटें ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटरों का पकड़ मजबूत है। इसके अलावा 11 सीट ऐसे हैं जहां पर परोक्ष रूप से मुस्लिम वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात फिर से बताना चाहता हूँ साथियों, जो मुस्लिम वोटरों की अभी तक की परिस्थिति है, जो तेलंगाना की सियासत की परिस्थिति है, उस पर मैं जाता हूँ। तेलंगाना में ओबीसी की पार्टी को 60 सीटों पर जीत मिली थी और ओबीसी की पार्टी 60 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और उन्हें मुस्लिम वोटर 2.71% मिली थी। वहीं बात करें बीजेपी तो 1 सीट पर बीजेपी चुनाव जीती थी और वो 1 सीट आप जानते हैं कि टी राजा का है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 19 सीटें जीती थी। टीआरएस की बात किया जाए तो वो 88 सीटें जीती थी। इसके अलावा एक और क्षेत्रीय पार्टी उसे 1 सीट मिला था। पिछले बार टीआरएस, और जो कि अब बीआरएस हो चुका है, टीआरएस से अब बीआरएस बन चुका है, उसे करीब 46.87% वोट मिला था। महत्वपूर्ण फैक्ट एनालिसिस के लिए यहीं से हो जाती है कि जो वोट प्रतिशत
तब के टीआरएस और वर्तमान के बीआरएस का है वो लगभग 47% है। यहाँ ओबीसी का 2% को मिला दे तो 48% के एवरेज है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 28% यानी लगभग 29% है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो रैली हो रहा है जहाँ पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जाते हैं वहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। क्या ये भीड़ बस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए मिल रही है, ये भीड़ आ रही है, या ये भीड़ तेलंगाना की सियासत में कुछ बड़े परिवर्तन के कारण बनेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में ये कह दिया कि पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुनाते हैं। तेलंगाना इस बार एक ही संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार बनेगी, तेलंगाना में पहली बार बनेगी मोदी सारी तेलंगाना लो बीजेपी प्रभुत्वम ए पाटू कानूनी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि पहली बार तेलंगाना की जनता बीजेपी की सरकार बना रही है। ये कैसे संभव होगा, ये सोचने वाली बात है। पिछले बार के चुनाव से और इस बार के चुनाव में क्या फर्क गिर गया, पिछले बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अंतर है? तो पिछले बार कांग्रेस पार्टी उतना वजूद तेलंगाना के सियासत पर कांग्रेस पार्टी का नहीं था। 28% वोट शेयर जरूर मिला, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि कांग्रेस पार्टी वहाँ फाइट में है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 से 75 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी तब फाइट करेगी बीआरएस के साथ, जो कि पहले टीआरएस था। यानी आप इसका सीधा सा अर्थ समझ सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी मुकाबला में जब बीजेपी की आप देखते हैं तो बीजेपी क्या चाहती है? जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि पहली बार बीजेपी की सरकार तेलंगाना की जनता बना रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का अर्थ क्या है? तो इसे इस रूप में समझ लीजिए कि सियासत में ना कोई सदा के लिए दुश्मन होता है और ना ही सियासत में कोई सदा के लिए दोस्त होता है। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि बीआरएस की सीटों की संख्या कम हो जाए और वो पूर्ण बहुमत की सरकार ना बना सके, उसे सरकार बनाने के लिए 10 या 15 सीटों की जरूरत पड़ी, तो वैसे परिस्थिति में अगर बीजेपी को 10 या 15 या 16 सीटें आ जाती है, तो उस परिस्थिति में बीजेपी बीआरएस के साथ चला जाएगा और बीआरएस के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकता है। जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकता है, तो बीआरएस के साथ केसीआर के साथ सरकार बनाने में बीजेपी क्यों पीछे रहेगी? मतलब आप समझ सकते हैं कि सियासत में ना तो कोई सदा के लिए दुश्मन होता है और सियासत में ना कोई सदा के लिए दोस्त होता है। यहाँ वक्त और परिस्थिति तय करती है कि कौन आपका दोस्त होगा, कौन आपका दुश्मन होगा। इस रूप में आप राजनीति को समझ सकते हैं, तेलंगाना की सियासत को समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार टॉप फाइट करेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ाएगी और सीटों की जो संख्या पिछले बार 19 पर रह गई वो कम से कम 38 से 45 सीटें तक जाएगी। वो ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि सरकार बनाने की परिस्थिति में आ जाए। 119 सीटों का तेलंगाना का हिस्ट्री निकाले तो कम से कम 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। उस परिस्थिति में तेलंगाना की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ेगा वो हम बताएंगे। हैदराबाद के जो 60 सीट ऐसे हैं जहां ओबीसी चुनाव लड़ते हैं, वहां मुस्लिम आबादी करीब 50% है। ओबीसी की पार्टी इन 60 सीटों को आसानी से जीत जाती है, तो इसके मायने आप समझ सकें। इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का इन 60 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक तरफा राज है। असदुद्दीन ओवैसी पूरा तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि हैदराबाद के कुछ सीटों तक ही चुनाव लड़ते हैं। हैदराबाद में आप जो ओवैसी की पार्टी के 60 सीटें देख रहे हैं ना, ये वही सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी की करीब 50% है। इन्हीं 60 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, इसलिए स्ट्राइक रेट ओवैसी की पार्टी का 87.5% है, जो कि काफ़ी बेहतर स्ट्राइक रेट है। इसे टीआरएस का स्ट्राइक रेट 73% का था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार उतना नहीं रहने वाला है। बाकी बचे हैं 22 सीटें जो ग्रेटर हैदराबाद में आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है जितना वो 60 सीटें पर हो जाती है जहाँ पर ओवैसी के चुनाव जीत जाते हैं। इस बार अगर ओवैसी की पार्टी की बात करें तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है ओवैसी की पार्टी। तेलंगाना में 8 अल्पसंख्यक विधायक चुने गए। दोनों बार
दोनों बार ओवैसी के पार्टी के 60, बीआरएस के पार्टी से 1। 2023 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम किधर जाएंगे ये 3 दिसंबर के नतीजों में नजर आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का गठजोड़ है ओबीसी की पार्टी और बीआरएस के बीच, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम वोटर बीआरएस की तरफ जाएगा। तो मुस्लिम वोटरों का एक मूड ये भी रहता है कि जो बीजेपी को हरा सकता है हम वोट उसी को देंगे। यानी मुस्लिम वोटरों का एक ये भी सोच है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसे ही मुस्लिम वोटर वोट करते हैं। कई सर्वे आए, उन सर्वेों को माने तो मुस्लिम वोटर अभी भी बीआरएस के साथ खड़े हैं। इसके अलावा बीआरएस के नेताओं पर शराब घोटाले के आरोप भी लगे हैं, ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या हो सकती है अगर बीआरएस सरकार बनाने की परिस्थिति में नहीं रहती है, बहुमत से 10 या 15 सीटें कम हो जाती है और बीजेपी के 10 या 15 सीटें आ जाती है, तो बीजेपी तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या बीजेपी बीआरएस को सपोर्ट करेगी, तो ये देखने वाली बात है। और कहते हैं सियासत में, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि सियासत में कोई सदा के लिए दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियाँ तय करती है कब कौन आपका दोस्त होगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बीआरएस की सीटें बहुमत से कम हो जाती तो उस परिस्थिति में बीजेपी किधर जाएगा? क्या बीजेपी उस परिस्थिति में बीआरएस के साथ जाएगा? और बीजेपी को इस समय एनडीए में ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो बीजेपी को मजबूत करे, क्योंकि नीतीश कुमार निकल चुके हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र से दूर हो चुके हैं। तो बीजेपी को इस समय एनडीए में कई सहयोगियों की जरूरत है। लेकिन जिस तरफ दक्षिण भारत का सियासत जा रहा है, दक्षिण भारत में अगर मान लेते कि बीजेपी को वहाँ 2 या 3 सीटें मिलती है तो समझ जाइए कि वहाँ दक्षिण भारत से बीजेपी का पैकअप हो जाएगा। बीजेपी को दक्षिण भारत की राजनीति से दूर होना पड़ेगा। कर्नाटका पहले बीजेपी का आ चुकी है, बीजेपी को अब उम्मीद तेलंगाना से है। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। बीजेपी अगर ये दावा कर रहा है तो कैसे बीजेपी सरकार बना लेगा? पिछला रिजल्ट को हम देखें तो बीजेपी को 1 सीट मिला था विधानसभा में, लोकसभा में 4 सीटें जरूर मिला था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि अगर पिछले चुनाव को हम परिस्थितियों को देखें तो बीजेपी को जो वोट शेयर मिला था वो 6% मिला था, लेकिन सीटें 1 मिला था। इस बार बीजेपी के ये वोट शेयर बढ़ेगी। तेलंगाना के जब रिजल्ट होगा तो उस दिन मैं लाइव रहूँगा, लेकिन उस दिन मैं इस विषय पर आपको बताऊँगा भी। ये जो नतीजा आपको दिख रहा है ना, 6%, करीब 60%, 4.98% यानी लगभग 60% जो वोट शेयर है, ये वोट शेयर 12 या 15% तक पहुँचेगा या 10% तक पहुँचेगा। अगर ये वोट शेयर 15% तक पहुँचेगा तो बीजेपी की जो सीटें हैं ना वो 5 से 7 हो सकती है, 8 भी हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में बीजेपी साइड ना रहे, क्या बीजेपी पूरा पलट देगा, इतिहास पलट देगा और यहाँ पर बीजेपी सरकार बना लेगी? ये देखने वाली बात है, इंतजार हम सबको करना होगा। तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम की सियासत तो हो रही है। अगर हिंदू मुस्लिम की सियासत होती है तो इससे बीजेपी को बेनिफिट है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। बीजेपी तेलंगाना में कहीं ना कहीं वीक है और उसका नतीजा बीजेपी को दिख भी रहा है। अब जहाँ नेताओं की बात है तो नेता दावा करते ही, कोई भी पार्टी का नेता ये तो नहीं कहेगा कि हम यहाँ पर चुनाव हारने वाले। वो अपना केसीआर सरकार के करीब 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 सालों में केसीआर कई काम किए हैं, ये बातें केसीआर कह चुके हैं। लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, 14 में से 4 सीटें बीजेपी को तेलंगाना के सियासत में 2019 में मिला। 2014 में तेलंगाना नहीं था, उस समय आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना के 1 सीट बीजेपी ने जीता था। आज के तेलंगाना के 1 सीट जीता था। दोनों ही परिस्थितियों को जब हम देखते हैं और तेलंगाना के सियासत को हम देखते हैं तो समझ लीजिए कि तेलंगाना की राजनीति में मुस्लिम वोटर का 29 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन 29 सीटों पर बीजेपी का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी का ध्रुवीकरण, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी 19 सीटों पर ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहता है। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर बीजेपी ध्रुवीकरण करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का टारगेट है तेलंगाना में सरकार बनाना। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो परिस्थिति इस वक्त दिख रही है ना, तेलंगाना में केसीआर अपनी सरकार बना रही है। केसीआर का सीटें पिछली बार से घट जाए, 65 हो जाए, 57 हो जाए या 70 हो जाए, लेकिन केसीआर तेलंगाना में सरकार बनाने की स्थिति में, अगर तेलंगाना में केसीआर अपने दम पर सरकार बनाते तो केसीआर किसके तरफ जाएंगे 2024 के चुनाव में? 2024 का जब फाइनल होगा तो केसीआर किधर जाएंगे? तो इस बात को जान लीजिए कि केसीआर 2024 के चुनाव में किसी तरफ नहीं जाएंगे। जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे उस परिस्थिति में अगर मान लिया जाए किसी पार्टी के पास कम सीटें आ जाती है, लेकिन ऐसा संभावनाएं कम ही है, क्योंकि जिस प्रकार से
से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, अगर बीजेपी को बिहार में लॉस नहीं होता है, बीजेपी को यूपी और बिहार को बीजेपी बेहतर ढंग से निकाल लेता है, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से बना लेगा। दक्षिण के राज्यों से बीजेपी को सीटें मिलेगा इस बार। कर्नाटका में पिछली बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में झटका लगा, लेकिन कर्नाटका में आप देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव होगा ना, कर्नाटका से बीजेपी को सीटें मिलेगा। इसके तेलंगाना से भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सीटें मिलेगा। कई विश्लेषकों का ये मानना है कि कर्नाटका में जिस प्रकार से बीजेपी का विधानसभा चुनाव में हार हुई, तो लोकसभा के चुनाव में इसका इफेक्ट होगा कि बीजेपी को कर्नाटका में सीटें नहीं मिलेगा। पिछली बार काफ़ी सीटें कर्नाटका में मिला था, इस बार नहीं मिलेगा। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कर्नाटका से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सीटें मिलेगा। तेलंगाना से भी लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ेगा। जहाँ तक विधानसभा की सीटों की बात है, मेरा मानना है कि बीजेपी को यहाँ 8 से 15 सीटों के बीच मिलेगा। वैसे फाइनल अनुमान 30 तारीख को जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद मैं लेके आऊँगा। नरेंद्र मोदी ऐसा जरूर कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, पहली बार तेलंगाना की जनता बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं है। अगर वहाँ पर ऐसी परिस्थिति बनती है कि बीआरएस की सीटें कम हो जाती है, बहुमत से 10 या 15 सीटें कम हो जाती है और बीजेपी को सीटें मिल जाती है, उस परिस्थिति में बीजेपी बीआरएस के साथ मिलकर सरकार चला सकता है कांग्रेस को रोकने के लिए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बना लेती है तो उसका मायने आप समझ लीजिए, जो क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में है ना, उन क्षेत्रीय दलों पर सबसे बड़ा खतरा होगा। परिस्थिति बन जाती है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बहुमत के साथ सरकार बना लेती है, तो उसके बाद की परिस्थिति भी जान लीजिए। तब कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल भाव नहीं देगी, ना बिहार में नीतीश लालू को भाव देगी, ना ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भाव देगी। उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि जब सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और लोकसभा में ये क्षेत्रीय पार्टी का उतना महत्व नहीं है, तो सीधे तौर पे कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी को रोकने के लिए वोट पड़ेगा या मोदी के सपोर्ट में वोट पड़ेगा। ये परिस्थिति कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इसलिए ऐसा करना चाहती है क्योंकि पता है कांग्रेस पार्टी को कि अगर क्षेत्रीय दलों से उनका मुकाबला हो तो क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी कई बार हरा देती है, लेकिन जब बीजेपी से सीधा मुकाबला 250 सीटों से, जैसी संभावना है कि बीजेपी से कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला हो, अगर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में भी नहीं हरा पाई थी, अगर इस चुनाव में जब तक बीजेपी को कांग्रेस पार्टी नहीं हरा पाएगी, मेन मुकाबला कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से 250 सीटों से सीधे बीजेपी से मुकाबला है। और इसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को चुनाव में सीधे तौर पर हराती है, तभी कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा में सरकार बना पाएगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। कांग्रेस पार्टी अभी दिल्ली में नहीं पहुंचेगी, 2024 में नहीं पहुंचेगी और 2029 तक देश की सियासत की परिस्थिति कैसी होगी, उसके लिए मेरा बुक 2024 की रणभूमि आप अमेजोन पे जाके शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और मेरा बुक ऑर्डर कर लीजिए। 2024 के बाद की सियासत कैसी होगी और 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होंगे, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। एक बार फिर से हम तेलंगाना पर आते हैं और तेलंगाना के सियासत से कुछ ना कुछ सिंगल तो मिल जाएगा। अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 30 सीटें भी हासिल कर लेती, 35 सीटें भी हासिल कर लेती है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति में कांग्रेस पार्टी रहेगी। जो क्षेत्रीय दल है ना, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जो कांग्रेस पार्टी को 2 या 4 सीटें यूपी में देना चाहती है, उन पार्टियों को कह सकती है हम बीजेपी को हरा सकते हैं, हम बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। ये बातें कांग्रेस पार्टी कह सकती है। पार्टी के इस समय की परिस्थितियों को जब आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी का फोकस इस समय 5 राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को जीतने का। कांग्रेस को ये पता है कि एक ऐसा मौका है जब कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में टॉप 5 में है। हो सकता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे। लेकिन इस समय बीजेपी तेलंगाना में अगर सरकार बनाने के दावे कर रही है तो ये एक हैरानी वाली बात है कि बीजेपी की सरकार कैसे बनी। जब आप बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि 2014 से पहले केसीआर की क्या परिस्थिति थी तेलंगाना की सियासत में। तो सच्चाई था 2014 से पहले केसीआर की स्थिति भी तेलंगाना की सियासत में कुछ नहीं था, यानी बीआरएस की जो पहले टीआरएस था उसका कोई वजूद नहीं था। आज की परिस्थिति में देखिए, अगर बीजेपी यहाँ पर 10 सीटें भी ला देती है, बीजेपी पिछली बार से अपने वोट शेयर बढ़ा लेती है, 2028 में जब
विधानसभा का चुनाव अगली बार होगी तब बीजेपी मजबूत स्थिति में रहेगा तेलंगाना की सियासत में। तो बीजेपी का फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को चुनाव जिताना। अगर बीजेपी वहाँ पर किंग नहीं बनने की स्थिति में किंग मेकर भी बन जाती है तो बीजेपी बड़ा खुश होगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहली बार बीजेपी का सरकार अगर तेलंगाना में बन रहा है तो समझ लीजिए अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी की स्थिति, बीजेपी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो 10 से 15 सीटें जीत जाए और उधर बीआरएस की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बहुमत से कुछ सीटें चुक जाएं। उस परिस्थिति में बीआरएस को सपोर्ट कर सकती है बीजेपी कांग्रेस को रोकने के लिए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है तेलंगाना में 70 से 75 सीटें ऐसी है जहां बीआरएस और कांग्रेस के बीच एक भिड़ंत है और सबसे कठिन जंग है। इन सीटों पर आप वोटों का प्रतिशत भी, इन सीटों पर जो जीत हार का अंतर रहेगा न, ज़्यादा वोटों का नहीं रहेगा साथियों। सियासत मुस्लिम वोटरों की तरफ हम नज़र डालें तो मुस्लिम वोटर इस समय बटा हुआ है। मुस्लिम वोटर, आधा मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पक्ष में है तो आधा मुस्लिम वोटर वो है जो बीआरएस के पक्ष में। यहीं पर बीजेपी को मौका दिख रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी पहली बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार, तो नरेंद्र मोदी का कोशिश है कि तेलंगाना में हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में लाया जाए और मुस्लिम वोटर जो है ना कांग्रेस और बीआरएस के बीच फंसा रहे। कुछ मुस्लिम वोटर बीआरएस की तरफ चला जाए, कुछ कांग्रेस की तरफ चला जाए, कुछ ओबीसी की तरफ चला जाए और इस प्रकार से बीजेपी वहाँ सरकार बनाना चाहती है। तो यही असली खेल है नरेंद्र मोदी का कि यहाँ पर मुस्लिम वोटरों को विभाजित कर दिया जाए। मुस्लिम वोट जब बटेगा तो वहाँ पर हिंदू वोट अगर नहीं, मुस्लिम वोट बट गया और हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी की तरफ आ जाती है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि पहली बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार, तो ये कोई कठिन काम थोड़े होगा, लेकिन ये करने के लिए बीजेपी को बहुत कठिन काम होगा क्योंकि बीआरएस इस समय मजबूत है। तेलंगाना का एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इस समय जो वहाँ की परिस्थिति नज़र आ रही है, वहाँ कांग्रेस की भी लहर है, वहाँ पर बीआरएस का भी लहर है। अगर बीजेपी के पास में साइलेंट लहर हो, कई चुनाव में साइलेंट लहर होता है जहाँ कई विश्लेषक नहीं पता लगा पाते। उदाहरण के तौर पे बंगाल में जब चुनाव हो रहा था वहाँ पर साइलेंट लहर था ममता बनर्जी के पास में। बीजेपी वहाँ पर बीजेपी हारी तो आप लिस्ट निकाल लीजिए, वो वीडियो शायद आपको मिल जाएगा इन टॉक पर, जब मैंने एनालिसिस किया था कि वहाँ पर कई सीटें ऐसी थी बीजेपी जहाँ 100 वोटों से 300 वोटों से बीजेपी हारी थी। वही परिस्थिति क्या तेलंगाना में बनने जा रहा है। अगर बीजेपी ये दावा करे कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है और मुस्लिम वोटर यहाँ पर दो गुटों में बटा हुआ है, एक कांग्रेस के पक्ष में, दूसरा बीआरएस के पक्ष में, तो समझ सकते हैं कि इस समय तेलंगाना का सियासत किस तरफ है। खैर 3 दिसंबर वो तारीख होगा जब चुनावी नतीजे निकलेंगे। 30 तारीख को जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो उस समय विभिन्न चैनलों के सर्वे सामने आएंगे। हमारा भी अनुमान आएगा। इंटॉक का अनुमान पिछले कई चुनाव से सबसे विश्वसनीय रहा है। कोशिश करेंगे इन 5 राज्यों में जो 2024 का सेमीफाइनल है, सियासत का सेमीफाइनल है, इन 5 राज्यों पर भी सबसे सटीक विश्लेषण करने का। और आप इंटॉक पर लाइव देख पाएंगे उस दिन। इंटॉक पर आप 30 तारीख को भी लाइव देख पाएंगे और 3 दिसंबर को भी लाइव देख पाएंगे। चुनावी नतीजे भी लाइव देख पाएंगे और जो एग्जिट पोल विभिन्न चैनलों का आएगा उस पर भी बात करेंगे और मेरा जो अनुमान है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इस समय मैं कई बार बोल भी चुका हूं, ऐसे सीटों का आंकड़ा मैं नहीं रहा हूं, लेकिन कई बार मैं कह चुका हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी की सीटें पिछली बार से बढ़ेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश टॉप फाइट है, 30 से 35 सीटें ऐसे मध्य प्रदेश में जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर कम रहेगा, लेकिन वहाँ बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। इसके अलावा हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी स्पष्ट तौर पे लग रहा है कि बीजेपी वहाँ राजस्थान में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें मिजोरम की, तो मिजोरम में मिजोरम नेशनल फ्रंट की सरकार बन रही है और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार की उम्मीदें लग रही है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे। चुनावी नतीजे के दिन इन टॉक पर लाइव विश्लेषण होगा और उस दौरान हम ये भी बताएंगे कि सही फाइनल के नतीजे कैसे फाइनल को प्रभावित कर रहे हैं। तो उस दौरान आपके साथ हम इन टॉक पर जुड़े रहे। वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को समापन करने से पहले आपको ये बता दें कि मेरा पुस्तक 24 की रणभूमि आ चुका है। 24 की रणभूमि के बुक को पढ़ना चाहते तो अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और बुक ऑर्डर कर दीजिए। इसके साथ 24 की रणभूमि जो कि मेरा बुक है 2024 के लोकसभा चुनाव पर, इसके साथ ही बताते चले कि 24 की रणभूमि का ई बुक भी आ गया जो कि आप अमेजोन किंडल या गूगल ई बुक से पढ़ सकते हैं।
इसके साथ ही साथियों आपसे एक सवाल है जो कि आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा अगर आपको पता है कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था। तेलंगाना एक राज्य के तौर पर कब बना था। तो तेलंगाना की स्थापना का तारीख आप जरूर बताइए कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था। इसके साथ ही साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इसके साथ कमेंट में अपना टिप्पणी जरूर लिखिए, क्या लगता है कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी। इसके साथ जो मैंने सवाल पूछा कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, फेसबुक पर भी बताइए, यूट्यूब पर भी बताइए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले। इसके साथ चैनल के ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन अलग है, वहाँ पर आप क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन वाला पैक है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। कई लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन पेज और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं कोई पैसा आपसे नहीं लूँगा, फ्री में। इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूसिव वीडियो और इसके अलावा एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को फॉलो कीजिए क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। खैर साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।